हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 78। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। और अगर हम एक नंबर को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम चाहिए, यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं, यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप टोटल 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स ही चाहिए, यानी कि ये 5 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर लूप के बाहर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि /n, जो हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाएगा। नाउ i का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर बार j के लूप को 5 टाइम एग्जीक्यूट करता है, यानी कि j का लूप टोटल 25 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हमें 25 स्टार 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके दे रहा है। नाउ लूप के अंदर जो हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं i और j, उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें पैटर्न के अंदर स्टार के बदले नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की सभी j की वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। अभी हम नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो नंबर्स जो हमारा है वो स्पाइरल पैटर्न के अंदर प्रिंट हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये स्पाइरल पैटर्न कैसे बन रही है। अभी हमें इसी नंबर्स को अगर प्रिंट करवाना है तो हम एक एरे के अंदर सारे नंबर्स को सबसे पहले स्टोर करवाएंगे एंड देन एरे को हम प्रिंट करवाएंगे। तो अगर हम एरे की बात करें तो सबसे पहले हम आउटर स्पाइरल को फिल करेंगे, उसके बाद उसके इनर वाले स्पाइरल को फिल करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में हम 1 फिल करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 स्पाइरल हो गए। तो हम सबसे पहले एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 3 और i प्लस प्लस। अभी हर एक स्पाइरल को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर कुछ स्टार्टिंग वैल्यू है और कुछ एंडिंग वैल्यू है। यहाँ पे भी कुछ स्टार्टिंग वैल्यू है और एंडिंग वैल्यू है, और यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू एक ही है। यानी हम ऐसा लिखते हैं कि जब हमारा स्पाइरल नंबर 1 होगा उस वक्त हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 25 एंड एंडिंग वैल्यू 10 होगी। स्पाइरल नंबर 2 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 9 एंड एंडिंग वैल्यू 2 होगी, एंड स्पाइरल नंबर 3 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू भी 1 एंड एंडिंग वैल्यू भी 1 होगी। यानी हमें हर एक स्पाइरल के लिए स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अभी स्पाइरल नंबर 2 की स्टार्टिंग वैल्यू को हम ऑब्जर्व करें तो वो 9 है, जो कि स्पाइरल नंबर 1 की एंडिंग वैल्यू से एक कम है। स्पाइरल नंबर 3 की स्टार्टिंग वैल्यू को हम ऑब्जर्व करें तो वो 1 है, जो कि स्पाइरल नंबर 2 की एंडिंग वैल्यू 2 से 1 कम है। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू और कुछ नहीं है लेकिन एंडिंग वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है। अभी हमें फर्स्ट स्पाइरल की स्टार्टिंग वैल्यू 25 चाहिए, यानी कि उससे पहले हमें एंडिंग वैल्यू 26 चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने स्टार्टिंग वैल्यू को एंडिंग वैल्यू -1 से इनिशियलाइज किया। यानी कि
हमें इनिशियल एंडिंग वैल्यू 26 चाहिए। अभी फर्स्ट स्पाइरल के अंदर हमें टोटल 5 प्लस 4 यानी कि 9 प्लस 4 यानी कि 13 प्लस 3 यानी कि 16 नंबर्स को फिल करना है। सेकेंड स्पाइरल के लिए हमें 3 प्लस 2 यानी कि 5 प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 1 यानी कि 8 नंबर को फिल करना है। एंड लास्ट स्पाइरल के लिए हमें 1 नंबर को फिल करना है। यानी ये 16 का कॉम्बिनेशन हमने अभी देखा कि 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3। ये 8 का कॉम्बिनेशन हमने अभी देखा कि 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 एंड ये 1 हमारा एज इट इज होगा। नाउ एंडिंग वैल्यू के बारे में हम देखें तो एंडिंग वैल्यू हमारी स्टार्टिंग वैल्यू माइनस हमें कितने नंबर्स फिल करने हैं, जो कि फर्स्ट केस में 16 है, यानी कि 25 माइनस 16 जो कि 9 होगा एंड उसके अंदर हम प्लस 1 करेंगे तो 10 मिल जाएगी जो कि परफेक्टली वैलिड है। सेकेंड केस के अंदर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि 9, उसके अंदर हमें 8 नंबर्स फिल करने हैं यानी कि 9 माइनस 8 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 होगा जो कि हमें मिल रहा है। और लास्ट केस में हमें एंडिंग वैल्यू डायरेक्टली 1 ही लेनी है क्योंकि उस वक्त सिर्फ हमारे पास 1 ही नंबर है। यानी अभी हम एंडिंग वैल्यू का इक्वेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि EV इज नथिंग बट स्टार्टिंग वैल्यू माइनस हमें जितने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं वो प्लस 1। अभी पहले केस के अंदर हमें 16 नंबर प्रिंट करवाने हैं और उस वक्त हम 5 क्रॉस 5 वाले ग्रिड के अंदर थे। सेकेंड टाइम हमें 8 नंबर्स को फिल करवाने हैं और उस वक्त हम 3 क्रॉस 3 वाले ग्रिड के अंदर थे। यानी कि हम यहाँ पे कुछ एक ग्रिड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 5 लेते हैं और हर एक बार ग्रिड के अंदर हम 2 का डिक्रीमेंट कर देते हैं यानी कि g इज इक्वल्स टू g माइनस 2। अभी ये 5 में से एक 1 को मैं इधर ले जाऊं तो हमारे पास 4 4 का कॉम्बिनेशन होगा। ये 3 में से अगर मैं एक 1 को इधर ले जाऊं तो हमारे पास 4 2 का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि पहले केस में 4 क्रॉस 4 का कॉम्बिनेशन है, सेकेंड केस में 2 क्रॉस 4 का कॉम्बिनेशन है और 4 को हम 5 माइनस 1 भी लिख सकते हैं यानी कि 5 माइनस 1 इंटू 4 और यहाँ पे हम 2 को 3 माइनस 1 भी लिख सकते हैं यानी कि 3 माइनस 1 इंटू 4। अभी ये 5 और कुछ नहीं है लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे ग्रिड की वैल्यू है और ये 3 और कुछ नहीं है लेकिन सेकेंड टाइम हमारे ग्रिड की वैल्यू है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि g माइनस 1 इंटू 4 हमारी वैल्यू है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, तब हमें हमारी एंडिंग वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमारे पास ग्रिड की वैल्यू 1 होगी उस वक्त हम सिंपली हमारी एंडिंग वैल्यू और हमारी स्टार्टिंग वैल्यू को सेम रख देंगे यानी कि उस टाइम हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी है। नाउ हमें ये सारे नंबर्स को एरे के अंदर स्टोर करवाने हैं और फर्स्ट टाइम हमारा एरे 1 नंबर की रो और 1 नंबर की कॉलम से स्टार्ट होगा, लेकिन एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 0 नंबर की पोजीशन से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकेंड टाइम हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 9 है यानी कि हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि दूसरी रो की दूसरी कॉलम से स्टार्ट करना पड़ेगा और दूसरी रो की दूसरी कॉलम को हम एरे इंडेक्स के हिसाब से देखने जाए तो 1 और 1 है। एंड थर्ड टाइम हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है यानी कि तीसरे रो की तीसरी कॉलम से हमें स्टार्ट करना है और अगर हम उसकी एरे इंडेक्स लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 से हमें स्टार्ट करना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हमारी i की वैल्यू है जो कि आउटर लूप के लिए 1 होगी, उसके बाद 3 वाले ग्रिड के लिए 2 होगी और लास्ट में 3 होगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट स्पाइरल के लिए हमें रो और कॉलम की वैल्यू सेम चाहिए, सेकेंड स्पाइरल के लिए भी हमें रो और कॉलम की वैल्यू सेम चाहिए और थर्ड स्पाइरल के लिए भी हमें रो और कॉलम की वैल्यू सेम चाहिए। और वो और कुछ नहीं लेकिन हमने अभी देखा
कि i अगर 1 है तो 0 0 से स्टार्ट करना है, i अगर 2 है तो 1 1 से स्टार्ट करना है और i अगर 3 है तो 2 2 से स्टार्ट करना है। यानी कि सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि i माइनस 1 से हमें स्टार्ट करना है। अभी हम एक बार लूप के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद हम अंदर एक और फॉर लूप लेते हैं जिसके अंदर हम j की वैल्यू को स्टार्टिंग वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं और j की वैल्यू को हम एंडिंग वैल्यू तक ले जाते हैं और हर बार j की वैल्यू में एक एक का डिक्रीमेंट करते हैं। अभी जो हमारा एरे है उसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट के तौर पे हम स्टार्टिंग वैल्यू को रखेंगे और स्टार्टिंग वैल्यू j के अंदर स्टोर है, यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि a ऑफ rc इज इक्वल्स टू j, जो कि फर्स्ट केस में r की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद c की वैल्यू भी 0 होगी और j की वैल्यू 25 होगी, यानी कि a ऑफ 0 0 के अंदर 25 आके स्टोर हो जाएंगे, जो कि परफेक्टली सही है। उसके बाद j की वैल्यू 24 होगी और 24 हमें 0 1 नंबर की पोजीशन पे स्टोर करवाना है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें c की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद j की वैल्यू 23 होगी और 23 हमें 0 2 नंबर की पोजीशन पे स्टोर करवाना होगा, यानी कि उसके लिए भी c++ परफेक्टली वैलिड है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक रो के अंदर जब हमें वैल्यूज प्रिंट करवानी है तब तक हमारा c++ वैलिड है, उसके बाद ये c++ वैलिड नहीं है। यानी कि हम इस c++ को एक कंडीशन के अंदर रख देते हैं कि अगर कुछ सर्टेन कंडीशन मैच होती है तब हमें c++ करना है। उसके बाद हम बाकी की 4 वैल्यूज को ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमारे पास कॉलम की वैल्यू फिक्स रहेगी लेकिन रो की वैल्यू में चेंज होगा। और रो की वैल्यू में चेंज क्या होता है कि सबसे पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 4, यानी कि रो की वैल्यू के अंदर भी कुछ इंक्रीमेंट ही हो रहा है। यानी अगर हमें c++ नहीं करना है तो हम r++ करेंगे। उसके बाद हम ध्यान से देखें तो हमारी रो की वैल्यू एज इट इज रहती है लेकिन हम कॉलम की वैल्यू के अंदर चेंज कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले हम 16, उसके बाद 15, उसके बाद 14 और उसके बाद 13 में जाएंगे, यानी कि कॉलम की वैल्यू के अंदर हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल सा हम लिख देते हैं कि अगर ये दोनों में से भी एक भी कंडीशन सही नहीं होती है तब हम c माइनस माइनस करते हैं। और लास्ट में हम देखें तो हमारे पास कॉलम की वैल्यू एज इट इज रहती है लेकिन रो की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है क्योंकि सबसे पहले हमें 12 को स्टोर करवाना है, उसके बाद 11 को और उसके बाद 10 को, यानी कि अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है तब हम सिंपली लिख देंगे कि r माइनस माइनस। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने 25 को प्रिंट करवा दिया एंड उसके बाद 4 वैल्यू ऐसी है कि जहां पे हमें कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिखे कि जो भी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है उसके अंदर से अगर हम 4 डिडक्ट करें और हमारे j की वैल्यू ये स्टार्टिंग वैल्यू -4 से ज्यादा है तो हम कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे j की वैल्यू ये 4 प्लस ये 4, यानी कि टोटल 8 वैल्यूज, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू -8 से हमारे j की वैल्यू ज्यादा है तब हमें रो की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद ये 4, ये 4 और ये 4, यानी कि टोटल 12 वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन SV माइनस 12 हो तब तक हमें कॉलम की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है एंड लास्ट में हमें रो की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है। नाउ जब हम सेकेंड स्पाइरल के बारे में यही चीज को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले ये 2 का कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे भी 2 का कॉम्बिनेशन आएगा और यहाँ पे भी 2 का कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कि यहाँ पे SV -2, यहाँ पे SV -4 और यहाँ पे SV -6 आएगा। यानी ये जो वैल्यू है उसको भी हमें स्पाइरल के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे हम ये 4 है उस 4 को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 -1, ये 8 को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 -1
जो कि 4 इंटू 2 एंड ये 12 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 5 माइनस 1 इंटू 3। उसके बाद यहाँ पे जो 2 है उसको हम 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 4 है उस 4 को हम 3 माइनस 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 6 है उसको हम 3 माइनस 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी जब हम आउटर स्पाइरल के बारे में बात करते हैं उस वक्त हमें 5 माइनस 1 ही करना है और उसके बाद वाले स्पाइरल के लिए हमें 3 माइनस 1 के ऊपर ही काम करना है। और अभी अभी हमने देखा कि जब हम आउटर स्पाइरल के अंदर काम करते हैं उस वक्त हमारे ग्रिड की वैल्यू 5 होगी एंड जब हम उसके बाद वाले स्पाइरल के अंदर काम करते होंगे उस वक्त हमारे ग्रिड की वैल्यू 3 होगी। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रिड माइनस 1, ये ग्रिड माइनस 1 इंटू 2 और ये ग्रिड माइनस 1 इंटू 3। ये सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी क्योंकि उस वक्त ग्रिड की वैल्यू 3 होगी। यानी कि हम यहाँ पे ग्रिड माइनस 1 लिख देते हैं, यहाँ पे ग्रिड माइनस 1 इंटू 2 लिख देते हैं और यहाँ पे ग्रिड माइनस 1 इंटू 3 लिख देते हैं। यानी ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी सारी वैल्यू एप्रोप्रिएट लोकेशन पे स्टोर होके मिल जाएगी। नाउ लूप के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप आई यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप जे यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक स्टार को प्रिंट करवाया था। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि हमें स्टार की जगह पे कुछ नंबर प्रिंट करवाना है और वो नंबर और कुछ नहीं है लेकिन एरे का एक एलिमेंट ही है। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख दे कि प्रिंट टैब स्टेटमेंट और उसके अंदर परसेंटेज 3D और a ऑफ ij, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। लेकिन ये फॉर लूप 1 से स्टार्ट होती है और ये फॉर लूप भी 1 से स्टार्ट होती है। यानी कि पहला एलिमेंट हमारा A11 प्रिंट होगा लेकिन एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि हम यहाँ पे i-1 और j-1 कर दे तो हमारा काम हो सकता है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा था कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें कुछ नंबर को प्रिंट करवाना है और वो नंबर को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे कि परसेंटेज 3D और जो भी नंबर है वो एरे का एलिमेंट है। यानी कि उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि a ऑफ i-1 j-1। अभी एरे के सारे एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए हमने एक और लॉजिक लिखा था जिस लॉजिक को हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेट अस से एंडिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू 26 ली थी। उसके बाद हमने फॉर लूप लिया था जिस फॉर लूप के अंदर हमने लिखा था कि i इज इक्वल्स टू 1 as well as grid is equals to 5, I less than or equals to 3, I plus plus and grid is equals to grid minus 2। उसके बाद लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल r और c को इनिशियलाइज किया था i-1 से, स्टार्टिंग वैल्यू को इनिशियलाइज किया था एंडिंग वैल्यू -1 से और एंडिंग वैल्यू ग्रिड की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट थी जिसके लिए हमने चेक किया था कि अगर ग्रिड की वैल्यू 1 है तब हमें स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू सेम रखनी है, अदरवाइज हमें एंडिंग वैल्यू के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू माइनस ग्रीड -1 इंटू 4 प्लस 1 रखना है। उसके बाद हमने एक और फॉर लूप लिया था जिस फॉर लूप के अंदर हमने लिखा था कि j इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग वैल्यू, j ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू एंडिंग वैल्यू और j माइनस माइनस एंड फिर a ऑफ आर सी इज इक्वल्स टू जे। एंड फिर हमने चेक किया था कि अगर जे की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू माइनस ग्रीड -1 से ज्यादा है तो हमें कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना था, अदरवाइज हम चेक करते थे कि जे की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू माइनस ग्रीड -1 इंटू 2 से ज्यादा है तब हम रो की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करते थे, अदरवाइज हम चेक करते थे कि j की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू माइनस ग्रीड -1 इंटू 3 से ज्यादा है तो हम कॉलम की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करते थे एंड लास्ट में अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है
तब हम रो की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स का यूज किया है वो सारे वेरिएबल्स को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से स्टार्टिंग वैल्यू एसवी, एंडिंग वैल्यू ईवी, ग्रीड, रो की वैल्यू आर, कॉलम की वैल्यू सी, एंड फिर एरे ऑफ 5 5, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर परफेक्टली प्रिंट होके मिल रही है। नाउ सपोज इसी पैटर्न को अगर हमें n रोज के लिए प्रिंट करवानी हो तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे, जिसके लिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n, एंड स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर n। नाउ यहाँ पे जो हमने n डिक्लेयर किया है उसी साइज का हमें एरे भी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे a ऑफ n लिखना पड़ेगा, लेकिन हम एरे के साइज के अंदर वेरिएबल नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं। लेट अस से n n n, एंड उस n को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से एज डिफाइन n और 10, यानी कि अब हम मैक्सिमम 10 क्रॉस 10 एरे के लिए इस पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ लूप के अंदर भी हमें 5 की जगह पे n करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम e इज इक्वल्स टू 26 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 25 प्लस 1, और 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, एंड 5 को हमें n में कन्वर्ट करना है। सेम वे ग्रिड इज इक्वल्स टू 5 को हम ग्रिड इज इक्वल्स टू n कर देते हैं, एंड नीचे i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n, एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं। अभी जब 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमें पैटर्न को प्रिंट करवाना है उस वक्त हमें 3 स्पाइरल की जरूरत है, लेकिन उस स्पाइरल की वैल्यू को भी हम ऑब्जर्व करना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जब n की वैल्यू 1 होगी उस वक्त स्पाइरल की वैल्यू 1 ही होगी, n की वैल्यू 2 होगी उस वक्त भी स्पाइरल की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि उस वक्त हमारी पैटर्न कुछ ऐसी होगी। n की वैल्यू 3 होगी उस वक्त स्पाइरल की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि उस वक्त हमारी पैटर्न कुछ ऐसी होगी। n की वैल्यू 4 होगी उस वक्त भी स्पाइरल की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि उस वक्त हमारी पैटर्न कुछ ऐसी होगी। और n इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमारे पास स्पाइरल की वैल्यू 3 होगी, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब n की वैल्यू 1 एंड 2 है उस वक्त स्पाइरल की वैल्यू 1 है, 3 एंड 4 के लिए स्पाइरल की वैल्यू 2 है, एंड 5 के लिए स्पाइरल की वैल्यू 3 है। यानी कि अगर हम कुछ ऐसा लिखे कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो जब n की वैल्यू 1 होगी उस वक्त ये इक्वेशन हमें 1 देगा, और n की वैल्यू 2 होगी उस वक्त 1.5 होगा। यानी कि अगर हम इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करें तो वो हमें 1 ही देगा। उसके बाद n की वैल्यू 3 होगी उस वक्त ये इक्वेशन हमें 2 देगा, एंड n की वैल्यू 4 होगी उस वक्त हमें 2.5 देगा। यानी कि अगर हम इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करें तो वो हमें 2 ही देगा। एंड लास्ट में जब n की वैल्यू 5 होगी उस वक्त ये इक्वेशन हमें 3 ही देगा। यानी कि यहाँ पे जो हमने 3 बार लूप को एग्जीक्यूट किया है उसकी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड फिर प्रोग्राम को हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमारी पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार पैटर्न को टेस्ट करता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू E1 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 6 क्रॉस 6 ग्रिड के अंदर परफेक्टली प्रिंट होके मिल रही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 78 को यानी कि स्पाइरल पैटर्न को 10 क्रॉस 10 ग्रिड के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।